आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये घटना आज से करीब 40 साल पहले की है, जो कि मेरे दादाजी के साथ घटी थी। ये पूरी घटना मैं आपको दादाजी की जुबानी सुनाऊंगा। आज से 40 साल पहले हमारा गांव शहर के मुकाबले काफ़ी पिछड़ा हुआ था। उस समय हमारे गांव में ना तो बिजली की सुविधा थी और ना ही ट्रेन या बस की। हमारे गांव से स्टेशन 40 किलोमीटर दूर था, जहां पहुंचना एक दिन में संभव नहीं था। इसलिए जाते जाते एक रात रास्ते में ही गुजारनी पड़ती थी। वो भी रास्ता जंगलों के बीच से होकर जाता था। एक दिन अचानक ही मुझे कहीं जाना पड़ गया, जिस कारण मुझे ट्रेन पकड़ना था। मगर इतना लंबा रास्ता पैदल तय करना, ऊपर से एक रात जंगल में गुजारना, ये सोचकर मैं थोड़ा चिंता में पड़ गया। अभी मैं सोच ही रहा था कि तभी मुझे याद आया कि गांव के जमींदार साहब की एक छोटी सी हवेली जंगल में है। जब कभी जमींदार साहब शिकार करने अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो रात वहीं पर गुजारते हैं। और मेरी अच्छी जान पहचान जमींदार साहब के मैनेजर से है, तो उनके बोलने पर शायद एक रात सिर छुपाने के लिए मुझे उस हवेली में जगह मिल जाए। ये सोचने के बाद ही मैं मैनेजर साहब के घर गया और उनको पूरी बात बताई, जिस पर मैनेजर साहब ने कहा, हवेली तो खाली है, आप वहाँ एक रात क्या 10 रात भी रुक सकते हैं, मगर आप वहाँ रुक पाइएगा? इस पर मैंने कहा, क्यों, क्या बात है उस हवेली में? जिस पर उस मैनेजर साहब ने बताया, मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना है कि उस हवेली में आदिवासियों के भूत देवता रात को सोने आते हैं और उनकी मूर्ति हवेली के पीछे थोड़ी ही दूरी पर है। मैनेजर साहब की बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा। मुझे हंसता हुआ देख मैनेजर साहब ने कहा, मुझे भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं है, मगर लोग ऐसा बोलते हैं। मुझे भी इन सब बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था, तो मैं रात को हवेली में रुकने वाला हूँ। अभी मैं वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वापस से मैनेजर साहब ने कहा, अच्छा विक्रम, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज रात उस हवेली में गांव का एक और आदमी रुकेगा। जिस पर मैंने सिर हाँ में हिलाया और वहां से चलता बना। घर पहुंचकर मैंने जब वक्त देखा तो वक्त हो रहा था सुबह के 9 बजे का। जिसके बाद मैंने नाश्ता किया और अपना बैग उठाकर जंगल के रास्ते स्टेशन की ओर चलता बना। जंगल का इलाका होने के कारण मुझे बस यही डर लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर मुझे रास्ते में ना मिल जाए। काफ़ी देर पैदल चलने के बाद मुझे वो हवेली दिखा, तो वो हवेली देखकर मुझे पता चल गया कि मैंने आधा सफ़र तय कर लिया है। अब अंधेरा भी होने वाला था, तो मैं चलकर हवेली के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक आदमी बरामदे पर बैठकर बीड़ी पी रहा है। थोड़ा नज़दीक जाकर देखने से मुझे पता चला कि वो राजेश है, जो हमारे ही गांव में रहता है, और शायद मैनेजर साहब ने मुझे इसी के बारे में बताया था। मैं चलकर राजेश के पास गया और हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। राजेश को भी पहले से उस भूत देवता के बारे में पता था, मगर वो भी इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। खैर, अभी हम बातें कर ही रहे थे, तभी मैंने राजेश से पूछा, तूने क्या उस पुतले को देखा है? जिस पर राजेश ने कहा, हाँ मैंने देखा है, वो काफ़ी डरावना सा दिखने वाला एक लकड़ी का पुतला है। राजेश की इस बात को सुनकर मुझे भी उस पुतले को देखने का मन हुआ, लिहाजा मैं उठकर हवेली के पीछे उस पुतले को देखने चला आया। कुछ कदम चलने के बाद मुझे वो पुतला दिखा, तो सच में वो एक लकड़ी का काफ़ी डरावना सा पुतला था, मानो किसी ने किसी भूत को पुतले में बदल दिया हो।
खैर मैं चलकर हवेली वापस आ गया। मेरे वापस आने के करीब 5 मिनट के बाद ही काफ़ी तेज बारिश शुरू हो गई, वो भी कड़कती बिजली के साथ। अब अंधेरा भी हो चुका था, जिसके बाद मैं और राजेश कमरे के भीतर गए और बैठकर गप्पे लड़ाने लगे। करीब 2 घंटे बैठकर बातें करने के बाद राजेश दूसरे कमरे में जाकर सो गया। मगर पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटकर बाहर बरस रही तेज बारिश को महसूस कर रहा था। अभी मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ ही था कि तभी मुझे बाहर बरामदे में से किसी के चलने की आहट महसूस हुई। मगर इतनी रात को इतनी तेज बारिश में कौन होगा? कहीं सच में वो भूत यहाँ सोने तो नहीं आता है? और राजेश तो कब का सो गया, तब कौन होगा? अभी मैं ये सोच ही रहा था, तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दस्तक इतनी जोरदार हो रही थी मानो कोई काफ़ी गुस्से से मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर मैं सहम गया और उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। मगर मेरा दरवाज़ा कोई लगातार खटखटाए जा रहा था। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने दरवाजे पर लात मारना शुरू कर दिया और तभी मुझे बाहर से किसी के कुछ बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मगर उस आवाज़ को ध्यान से सुनने पर मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि वो ना तो किसी इंसानी भाषा है और ना ही किसी इंसान की आवाज़। अभी मैं डर से काँप ही रहा था कि तभी एकदम से दरवाजे पर दस्तक और वो आवाज़ बंद हो गई। अभी मैं एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर बैठा हुआ ही था कि तभी वापस से एक बार फिर मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मगर इस बार एक अलग ही आवाज़ आई, विक्रम, विक्रम दरवाज़ा खोलो विक्रम। उस आवाज़ को सुनकर मैं समझ गया कि ये राजेश की आवाज़ है। मैं उठकर झट से दरवाज़ा खोला तो राजेश दौड़कर मेरे कमरे के भीतर आ गया और चिल्लाकर बोलने लगा, विक्रम, विक्रम दरवाज़ा बंद कर। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसके बाद मेरे पूछने पर राजेश ने वही बताया जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ घटा था, यानी वही दरवाजे पर दस्तक और किसी आदमी के अजीब से भाषा में कुछ बोलना। हम दोनों इतना डर चुके थे कि हमने अलग अलग कमरे में ना सोकर एक साथ एक ही कमरे में सोना बेहतर समझा। खैर काफ़ी देर तक लेटे रहने के बाद मुझे नींद आ गई। अभी मैं सोया ही था कि तभी एकदम से मेरी आंख खुल गई तो मेरे कानों में किसी के काफ़ी तेज हंसने की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि वो हंसने की आवाज़ इतनी डरावनी थी कि वो किसी इंसान की हो नहीं सकती थी। तभी मैंने जब अपने बगल में देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। दरअसल अब राजेश ना तो मेरे बगल में था और ना ही मेरे कमरे में। मगर राजेश गया तो गया कहाँ? मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठकर बाहर देखूं, और बाहर लगातार किसी के हंसने की आवाज़ मुझे साफ तौर पर सुनाई पड़ रही थी। पूरी रात डर के साथ बिताने के बाद सुबह होते ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि बाहर खून ही खून फैला हुआ था। मगर राजेश कहीं भी दिख नहीं रहा था। फिर मैं जब भागकर उस मूर्ति के पास गया तो उस मूर्ति में खून लगा हुआ था। ये देखकर मैं बहुत डर गया और भागकर स्टेशन पहुंचा। फिर जब मैं वापस लौटा तब पता चला कि राजेश की लाश जंगल से बरामद हुई। ये सुनकर मुझे पता चल गया कि उसी भूत ने राजेश को मारा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। घटना उस समय की है
जब मैं अपने गांव में डाकिए का काम किया करता था। आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन का जितना महत्व है उतना ही महत्व उस समय डाकिए का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो हमारे गांव में फ़ोन हुआ करता था और ना ही बिजली। उस वक्त लोग डाकिए को काफ़ी इज्जत दिया करते थे। साथ ही साथ डाकिए का भी उस समय काफ़ी काम हुआ करता था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उस समय हमारे गांव के डाक ऑफिस में 2 डाकिया हुआ करते थे, एक मैं और एक भरत। मगर भरत की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण डाक ऑफिस का पूरा भार मेरे सर पर आ गया था। डाक ऑफिस में काफ़ी सारी चिट्ठियां जमा होने लगी, जिस वजह से मैं काफ़ी देर तक घर जा जाकर चिट्ठी पहुंचाने लगा। हालांकि उस समय गांव के लोग जल्दी सो जाया करते थे, मगर 2 लोगों का काम अकेले ख़त्म करने के बाद ही मैं डाक ऑफिस बंद करता था। उस समय मुझे डर वर नहीं लगता था, मगर मुझे कहाँ पता था कि इस घटना के बाद मैं इतना डर जाऊंगा कि मुझे इस डाकिए का काम ही छोड़ना पड़ेगा। खैर, एक दिन सुबह से ही काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने काफ़ी सारी चिट्ठियाँ घरों में पहुँचा दी और बाकी बचे चिट्ठियों को देखा तो उनका पता दूसरे गांव का था, मगर उन्हें आज के आज ही पहुंचाना ज़रूरी था। जिसके बाद मैंने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3:30 बजे का। लिहाजा मैं सारे चिट्ठियों को लेकर दूसरे गांव की तरफ चलता बना। हमारे गांव से सामपुर गांव पैदल चलकर जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता था, तो अभी मुझे काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने मन ही मन में कहा, क्यों ना रामू की दुकान पर चाय पीकर आगे चला जाए। इतना बोलते ही मैं रामू की दुकान पर चाय पीने चला गया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी रामू ने कहा, क्या डाकिया साहब, आज किधर जा रहे हैं? इस पर मैंने कहा, वो मैं आज सामपुर गांव जा रहा हूं। तो सामपुर गांव का नाम सुनते ही रामू एकदम से चुप हो गया और फिर अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, डाकिया साहब, वापस लौटते लौटते तो काफ़ी रात हो जाएगी, तो ज़रा संभल कर आइएगा, क्योंकि सामपुर गांव का रास्ता ठीक नहीं है। जिस पर मैंने रामू से कहा, यह क्या बोल रहा है तू? तुझे पता है ना मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलने के बाद मैंने जल्दी से अपना चाय पिया और प्याला फेंकते हुए सामपुर गांव की तरफ चलता बना। खैर, करीब 1 घंटा पैदल चलने के बाद तकरीबन शाम के 5 बजे मैं सामपुर गांव पहुंचा और फटाफट से चिट्ठियों को उनके पते पर पहुंचाने लगा। सारी चिट्ठी पहुंचाते पहुंचाते कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। उस समय रात के 8 बजना यानी काफ़ी रात, जिस कारण सारा रास्ता वीरान सा हो गया था। खैर, मैं वहाँ और समय जाया ना करके अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे अपना शरीर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अमूमन मैं रात को हर वक्त अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ, लेकिन आज मैं अपना टॉर्च डाक ऑफिस में छोड़कर आया था, जिस कारण मैं चांद की धुंधली रोशनी के सहारे ही आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते पर सन्नाटा इतना छाया हुआ था कि दूर कहीं से ट्रेन की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें उस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। एक तो काफ़ी रात, ऊपर से इतना सुनसान रास्ते को देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर कोई सवारी मिल जाए तो मैं उसी के सहारे गांव चला जाऊंगा, वैसे भी काफ़ी थक चुका हूँ। इतना बोलकर मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते के आगे किनारे पर खड़े एक आदमी पर गई, जो कि एक रिक्शे के पास खड़ा था। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि ये एक रिक्शा वाला है। साथ ही साथ उस रिक्शे वाले को देखकर
मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई कि अब मुझे पैदल चलना नहीं पड़ेगा। मगर तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये रिक्शा वाला इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है। इतनी रात गए तो इसे कोई सवारी भी नहीं मिलती होगी। खैर मुझे उससे क्या, मुझे तो घर जाने से मतलब था। तो मैं चलकर उस रिक्शे वाले के पास गया तो मुझे अपने पास आता देख उस रिक्शे वाले ने कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब, आइए मैं छोड़ देता हूँ। इस पर मैंने जवाब दिया, वो मुझे कालपुर गांव जाना है। जिस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, हाँ हाँ बैठिए मैं ले चलता हूँ। जिसके बाद मैं उस रिक्शा वाले की रिक्शा में चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही रिक्शा वाले ने रिक्शा को आगे बढ़ा लिया और हम अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल होने के कारण जंगलों से तरह तरह की जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। मैं भूत प्रेत से तो नहीं डरता था मगर जंगली जानवरों से डरता था। खैर अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस रिक्शा वाले ने कहा, बाबू साहब आप शामपुर गांव चिट्ठी बांटने गए थे तो आपने मदन लाल को चिट्ठी क्यों नहीं दिया? जिस पर मैंने जवाब दिया, हाँ मदन लाल के नाम से तो एक चिट्ठी आई है, मगर मैं जब उसके घर देने गया तो उसके घर पर कोई भी नहीं था। फिर जब मैंने आसपास से पूछा तो लोगों ने बताया कि मदन लाल की मौत कुछ दिन पहले ही हो गई है और वो अपने घर पर अकेला रहता था, जिस कारण ना तो कोई चिट्ठी लेने वाला था और ना ही मैंने दिया। लेकिन आपको कैसे पता चला? इस पर वो रिक्शा वाला कोई जवाब ना देकर हंसने लगा तो मैंने उससे दोबारा कुछ नहीं पूछा। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी ना जाने क्यों मुझे काफ़ी तेज नींद आने लगी, वो भी इतनी कि मैं अपने पलकों को खोलकर रख तलक नहीं पा रहा था। अचानक नींद मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं रिक्शे पर बैठे बैठे ही सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो आगे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि रिक्शा बहुत तेजी से चल रही थी और रिक्शा चलाने वाला कोई नहीं था। मतलब कि रिक्शा अपने आप ही चल रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? और तो और वो रिक्शा वाला गया तो गया कहाँ? अभी मैं ये सोचकर काफ़ी हैरान हो ही रहा था कि तभी मुझे आवाज़ आई, बाबू साहब मैं वही मदन लाल हूँ। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और मैंने जब अपनी निगाहें उस आवाज़ की ओर घुमाई तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वो रिक्शा वाला हवा में उड़ते हुए मेरे साथ चल रहा था। मगर अब उसका पूरा चेहरा कुचला हुआ नजर आ रहा था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं। अभी मैं उसे देखकर कांप ही रहा था कि तभी अचानक काफ़ी रफ्तार से चल रही रिक्शा एकदम से रुक गई और मेरे सामने वो रिक्शा वाला यानी कि मदन लाल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। डर इस तरह से मेरे ऊपर हावी हो चुका था कि मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे कि तभी मदन लाल की आत्मा ने कहा, आज से 6 दिन पहले मैं रात के वक्त इसी रास्ते पर रिक्शा चला रहा था, तभी अचानक एक पेड़ मेरे ऊपर आ गिरा, जिस कारण मौके वारदात पर ही मेरी मौत हो गई। मगर ये खबर मेरे घर वाले नहीं जानते, क्योंकि मेरे घर वाले यहाँ से काफ़ी दूर दूसरे गांव में रहते हैं। और आप मेरे घर वालों के पास जाकर मेरी मौत की खबर बता देना, क्योंकि जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मेरी आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी। इतना बोलकर मदन लाल की आत्मा हवा में धुआं हो गई और मैं सीधे अपने घर चला आया और दूसरे दिन मदन लाल के घर वालों के पास जाकर पूरी बात बता दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।